हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या होता है ये टॉपिक, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बनेगा ही बनेगा। आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का फंड बेस्ड अकाउंटिंग आने ही वाला है, तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। जितने भी केसेस, जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं वो मैं आपको आज एक ही क्लास में करा दूंगा। खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था डोनेशंस, है ना, कि एनपीओ को जो डोनेशंस मिलती है वो डोनेशंस एक्चुअली में 2 टाइप की होती है। पढ़ा था कौन कौन सी होती है? एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। करेक्ट है। जनरल डोनेशन का मतलब क्या था कि एनपीओ को डोनेशन मिली है और डोनेशन जो मिली है उसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपको वो डोनेशन का अमाउंट कैसे यूज करना है, आपको बताया नहीं गया। किसी ने आपको पैसे दिए और वो चला गया। सिंपल क्या है, डोनेशन है। तो ये जो डोनेशन होती है जनरल डोनेशन, ये हमने क्या पढ़ा था कि ये कहाँ जाती है? ये जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये क्या है? एनपीओ की इनकम है, वो जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया। आपको पैसे मिले, जैसे चाहे यूज करो, तो वो क्या है? इनकम है। कहाँ जाएगी? इनकम एक्सपेंडिचर में। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है, क्या होती है स्पेसिफिक डोनेशन? वो एनपीओ की इनकम नहीं होती। क्यों नहीं होती? भाई पैसे तो मिल रहे हैं, तो वो इनकम क्यों नहीं है? देखो, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो आपको पॉकेट मनी मिलती थी, है ना। मान लो आपको आपके पेरेंट्स ने 100 रुपीज़ दिए। क्या दिए? 100 रुपीज़ दिए, और ऐसा कुछ नहीं कहा कि 100 रुपीज़ का क्या करना है। आपको 100 रुपीज़ दिए और मौज करो। वो 100 रुपये आपकी इनकम है। 100 रुपये आपको मिले, जैसे चाहोगे वैसे यूज़ करोगे। लेकिन मान लो आपको 100 रुपीज़ दिए और साथ में क्या बोल दिया कि सुनो, इस 100 रुपीज़ का 2 रजिस्टर लेकर आओ, एक पेन लेकर आओ, कुछ दूध लेकर आओ, सब्जी लेकर आओ। ये सब चीज़ें आपको बता दी गई है। क्या वो आपकी इनकम है? नहीं। आप जैसे चाहे वैसे उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको बता दिया गया कि 100 रुपये का करना क्या है, यस और नो। तो वो क्या है? वो होती है लाइबिलिटी। क्या होती है? लाइबिलिटी। ऐसे ही एनपीओ में होता है। एनपीओ में क्या होता है? एनपीओ में मान लो कि एनपीओ को कुछ अमाउंट रिसीव हुआ। क्या हुआ? अमाउंट रिसीव हुआ। जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसके साथ अगर एक रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी है, उसका यूज स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई इन पैसों के साथ क्या करना है, तो वो क्या होती है? आपकी लाइबिलिटी। एनपीओ की क्या होती है? लाइबिलिटी। ये देखो ऑब्वियस सी बात है ना। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मेंबर है। क्या है? एक ये मेंबर है और ये एनपीओ है। एनपीओ का नाम क्या है? एनपीओ का नाम मान लेते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, एओएल। ठीक है, ये एक एनपीओ है। अब क्या हुआ? इस मेंबर ने आर्ट ऑफ लिविंग को 1 लाख रुपीज़ की डोनेशन दी है। ठीक है, अब 1 लाख रुपीज़ की डोनेशन के साथ अगर उसने कुछ नहीं कहा तो फिर तो वो क्या है? जनरल डोनेशन। लेकिन 1 लाख रुपीज़ के साथ उसने क्या कर दिया? एक रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी कि सुनो, मैं चाहता हूं कि आप क्या बनाओ? एक योगा सेंटर बनाओ। आप मेरी कम्युनिटी में, मेरी लोकेलिटी में एक योगा सेंटर बनाओ, उसके लिए मैं आपको डोनेशन दे रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ कि ये 1 लाख रुपीज़ एओएल के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए इनकम है क्या? नहीं। उसके लिए तो ये 1 लाख रुपीज़ क्या है? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि भाई जो पैसे उनको मिले हैं वो पैसे सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज होंगे? योगा सेंटर बनाने के लिए। क्या वो खुद से ये पैसे को खर्च कर सकते हैं? जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं? नहीं। ये तो वही बात हो गई कि आपको पैसे दिए गए हैं कुछ काम करने के लिए। आपको 1 लाख रुपीज़ दिए गए और आपको काम बता दिया गया कि भाई इस 1 लाख रुपीज़ का योगा सेंटर बनवा देना। तो अब बताओ, क्या आपकी इनकम है? नहीं। आपकी क्या है? वो लाइबिलिटी है। एक ऑब्लिगेशन आ गई, एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि भाई आपको क्या करना है? आपको काम करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। राइट। स्पेसिफिक डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट होगा वही हमें पढ़ना है। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये 1 लाख रुपीज़ जो मिले हैं एनपीओ को, जो मिले हैं किस पर्पस के लिए? योगा सेंटर के पर्पस के लिए। तो इसको वो क्या बोल देंगे? योगा फंड, योगा सेंटर फंड, या कुछ भी करके योगा फंड। तो अगर डोनेशन के साथ उसका यूज, उसका जो यूज है वो स्पेसिफाई हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर फंड बोलते हैं। जैसे नो, अगर बिल्डिंग के लिए फंड मिला है तो बिल्डिंग फंड है। मान लो कोई स्पोर्ट्स का एनपीओ है, स्पोर्ट्स क्लब है, उसको मिला है एक फंड टूर्नामेंट कराने के लिए कि एक टूर्नामेंट आपको ऑर्गेनाइज कराना है, तो वो टूर्नामेंट फंड है। राइट। तो वो क्या हो जाता है? आपका एक स्पेसिफिक फंड हो जाता है, एक लाइबिलिटी हो जाती है। उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। फटाफट से देखो।
अब देखो, अगर मैं एनपीओ की बैलेंस शीट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एनपीओ की बैलेंस शीट की। हमने देखा था स्टार्टिंग में कि बेसिकली एनपीओ में 3 तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। पहला रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट की अगर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, मैं पूरा नहीं कराऊंगा लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बैलेंस शीट एज एट दिस जो भी डेट होगी, राइट। अब क्या बैलेंस शीट को बनाने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा? नहीं। देखो, बैलेंस शीट क्या है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या चेंज हो जाएगा? अरे वो तो सेम ही रहेगा, राइट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ छोटी सी एक बैलेंस शीट बना देता हूँ। देखो फटाफट से कि एनपीओ में बैलेंस शीट कैसे बनती है और क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ध्यान से देखो, ये मान लो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी लायबिलिटीज वाली साइड आ गई, राइट, और यहाँ आपके एसेट्स आ गए। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। क्या फॉर्मेट में कुछ डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लायबिलिटीज। अब ध्यान से सुनो, अभी तक आपने जो भी बैलेंस शीट पढ़ी है उसमें आपने क्या देखा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें आपने क्या देखा कि भाई उसमें होता है एक कैपिटल। ओनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। सिंपल सी बात है। पार्टनरशिप अगर आपने पढ़ ली है तो पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, उनकी कैपिटल होती है, पार्टनर्स कैपिटल होती है। कंपनी में क्या होता है? कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर कैपिटल होती है, राइट। तो जो भी उनके ओनर्स होते हैं जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। मुझे एक बात बताओ, क्या एनपीओ में कोई ओनर है? नहीं, एनपीओ में कोई ओनर नहीं है, राइट। तो एनपीओ में तो सारे क्या है? मेंबर्स हैं। क्या एनपीओ में कोई कैपिटल नहीं होगी? एनपीओ में कैपिटल नहीं होती, लेकिन क्या होता है? कैपिटल फंड होता है। क्या होता है? कैपिटल फंड, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? जनरल फंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझते हैं। कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड, जैसे उसमें कैपिटल होती है, यहाँ पे कैपिटल फंड और जनरल फंड होता है। कैपिटल फंड या जनरल फंड का सिंपल सा मतलब है एनपीओ के पास जितने भी एसेट्स हैं, मतलब एसेट्स का टोटल माइनस जितनी भी उसकी लायबिलिटीज हैं, जो भी उसके बाद अमाउंट बच जाता है वो एनपीओ की क्या है? कैपिटल फंड है, जनरल फंड है। उस अमाउंट को एनपीओ जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। यस और नो? सिंपल सी बात है। उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल फंड। अभी हमने पढ़ा एक होता है स्पेसिफिक फंड, अभी हम पढ़ेंगे, राइट। क्या होता है? स्पेसिफिक फंड होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, इसको हमने क्या बोला था? योगा फंड। मतलब सिर्फ योगा सेंटर बनाने के लिए एक फंड आपको मिला है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं जनरल फंड की, जनरल फंड मतलब वो अमाउंट एनपीओ जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है, उसको बोलते हैं कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड, राइट। सो कैपिटल फंड में अमाउंट क्या आती है? कैपिटल फंड बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे आपका कैपिटल का अकाउंट बनता था, कि जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, क्या होगा? जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब जैसे अगर ये बैलेंस शीट आप बना रहे हो 31 मार्च 2022 को, राइट, तो 1 अप्रैल 2021 को इसका बैलेंस कितना था। उसके बाद इसमें मैं ऐड करता हूं कि जो भी एनपीओ का सरप्लस होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्या निकालते हो? सरप्लस या फिर डेफिशिएट। वो क्या होता है सरप्लस? एक तरीके से एनपीओ की इनकम है, नेट अमाउंट, नेट प्रॉफिट, राइट। वो क्या होता है? आपके कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। जैसे आप प्रॉफिट को ओनर के कैपिटल में ऐड करते हो, वैसे ही आपका सरप्लस ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड हो जाएगा? कैपिटल फंड में। और अगर डेफिशिएट है तो डेफिशिएट लेस हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, राइट। और वो आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक फंड। ओके, सो ये तो हो गया हमारा कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर आपको कोई डोनेशन रिसीव हुई है, एनपीओ को जो डोनेशन रिसीव हुई है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव हुई है तो उसके लिए उनको क्या बनाना होता है? उसके लिए बनाना होता है स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड का मतलब क्या है, कैसे इसकी अकाउंटिंग करनी है, यही हमें आज की क्लास में सीखना है। स्पेसिफिक फंड एक लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो डोनेशन रिसीव हुआ है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ है। एनपीओ उसको अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकती है, सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना होगा, इसलिए वो क्या है? लायबिलिटी, राइट। तो स्पेसिफिक फंड की अकाउंटिंग क्या होगी? क्या क्या इसमें अमाउंट आएगा, यही हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सीखना होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो एक एनपीओ है। क्या है? एक एनपीओ है, ठीक है। अब एनपीओ क्या है? एनपीओ कोई स्पोर्ट्स बेस्ड है, मतलब वो क्या कराती है? कुछ इवेंट्स कराती है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह। तो एनपीओ को एक अमाउंट रिसीव हुआ, किसके लिए अमाउंट रिसीव हुआ है? मान लेते हैं ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है जिसका नाम है वेंकी। क्या है? वेंकी। वेंकी ने एक एनपीओ को, ये एक एनपीओ है, वेंकी ने एक एनपीओ को 1 लाख रुपीज डोनेट करे, और इसके लिए उसने क्या कहा है? 1 लाख रुपीज के लिए उसने कहा है कि सुनो,
ये 1 लाख रुपीज़ से क्या कराओ, हमारी लोकेलिटी के बच्चों का एक मैच करा दो। क्या करा दो? एक क्रिकेट मैच करा दो। तो ये क्या हो गया, ये 1 लाख रुपीज़ क्या एनपीओ अपनी मर्जी से यूज़ कर सकती है? नहीं। इस 1 लाख रुपीज़ को एनपीओ को क्या करना होगा, एक सेपरेट अकाउंट में डालना होगा। क्या करेगी? एक सेपरेट अकाउंट बनाएगी और उसमें ये 1 लाख रुपीज़ चले जाएंगे। इस सेपरेट अकाउंट का नाम होता है मैच फंड। क्या होगा? मैच फंड। तो अब ये क्या है? मैच फंड क्या है? एक स्पेसिफिक फंड है। 1 लाख रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं? सिर्फ मैच कराने के लिए। तो ये क्या है? एक लाइबिलिटी है, एनपीओ की एक लाइबिलिटी है। इस 1 लाख रुपीज़ को सिर्फ और सिर्फ वो मैच कराने के लिए यूज करेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो देखो। तो लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रिएट होगा मैच फंड। क्या क्रिएट होगा? मैच फंड। अच्छा जी, चलो जी ठीक है। अब क्या हुआ? डोनेशन रिसीव हुई है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपको डोनेशन रिसीव हुई है, कितनी हुई है? 1 लाख रुपीज़ की। चलो जी ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे आप इस 1 लाख रुपीज़ को खर्च करते जाओगे, किस पर्पस के लिए? मैच कराने के लिए, वैसे वैसे आपकी लाइबिलिटी कम होती जाएगी। मान लो आपने 1 लाख रुपीज़ में से 20,000 रुपीज़ खर्च कर दिए, आपने कोई ग्राउंड बुक कर दिया, कुछ इक्विपमेंट्स परचेज कर दिए, कुछ भी आपने मैच कराने के लिए क्या कर दिए? 20,000 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो आपकी लाइबिलिटी कम हुई या नहीं हुई? हुई ना। 1 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटी है, 1 लाख रुपीज़ आपको खर्च करने हैं मैच कराने के लिए। तो जैसे जैसे आप 1 लाख रुपीज़ में से खर्चा करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी लाइबिलिटी कम होती जाएगी। तो जो भी आप एक्सपेंसेस करोगे इस मैच फंड से मैच के रिलेटेड, मैच फंड में से जो भी आप खर्चा करोगे मैच से रिलेटेड, वो आप माइनस करते जाओगे। तो मैच एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए, लेट्स से 20,000 रुपीज़। क्या किया आपने? 20,000 रुपीज़ क्योंकि आपने मैच कराने के लिए खर्च कर दिए, तो आपने माइनस कर दिए। इतनी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो आपके पास 80,000 रुपीज़ बाकी है। क्या है? 80,000 रुपीज़ बाकी है। अभी आपको 80,000 रुपीज़ खर्च करने हैं मैच कराने के लिए। यस और नो? अब मान लेते हैं कि अब ईयर एंड हो गया। क्या हो गया? साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ गया। 31 मार्च आ गया, तो अब क्या होगा? ये होगा क्लोजिंग बैलेंस। जैसे आपकी ये बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे 80,000 रुपीज़ दिख रहे होंगे मैच फंड। क्या दिख रहे होंगे? मैच फंड से रिलेटेड, राइट। अब क्या होगा? नेक्स्ट ईयर जब 1 अप्रैल 2023 को आप बैलेंस शीट ओपन करोगे, तो क्या लिखोगे? आप अगेन मैच फंड बनाओगे। जब ओपनिंग बैलेंस शीट में मैच फंड बनाओगे, और उसका क्या होगा? ये ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना? 80,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ। मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर में आपको कुछ और डोनेशन मिल गई, कुछ और डोनेशन मिल गई मैच फंड के लिए ही। किसके लिए? मैच फंड के लिए। तो वो भी अमाउंट आप दोबारा से ऐड कर दोगे। मैच फंड से रिलेटेड आपको 10,000 रुपीज़ और दे दिए गए हैं कि भाई 10,000 रुपये और पकड़ो, कम नहीं पड़ने चाहिए। तो 10,000 रुपये आपने क्या कर दिए? ऐड कर दिए। अब आपके पास 90,000 रुपीज़ है। कितने हैं? 90,000 रुपीज़। तो 90,000 रुपीज़ की अभी आपकी लाइबिलिटी है। क्या मेरी बात समझ में आती है? मान लेते हैं कि अब क्या हो गई? अब बारिश हो गई, बारिश हो गई या फिर कोविड आ गया, आप इन पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हो, आप मैच नहीं करवा पा रहे हो, आपके पास 90,000 रुपीज़ पड़े हैं, आप क्या करोगे? आपके पास एक अकाउंट में 90,000 रुपीज़ पड़े हैं, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, कोविड आ गया है, तो क्या करेंगे? आपने सोचा कि क्यों ना इस 90,000 रुपीज़ को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जाए। देखो 90,000 रुपीज़ एक अकाउंट में पड़े हुए हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है ना भाई, बेकार में 90,000 पे पड़े पड़े अंडे दे रहे हैं। इससे बढ़िया क्या कर लो? इससे बढ़िया आप उसको इन्वेस्ट कर दो। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने सोचा कि क्यों पैसे वेस्ट करने हैं भाई, 90,000 पे क्या कर देते हैं? कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे ही कोविड खत्म होगा, जैसे ही मैच कराने की बारी आएगी, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। मेरी बात सुन रहे हो? आपने क्या किया? 90,000 में से मान लो 60,000 को इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? 60,000 रुपीज़ को म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपने 90,000 में से 60,000 को इन्वेस्ट किया है, तो क्या मैं उसको यहाँ पे माइनस करके दिखाऊं? क्वेश्चन ध्यान से सुनो। आपके पास 90,000 रुपीज़ थे, 90,000 रुपीज़ में से आपने 60,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो क्या मैं यहाँ से माइनस करके दिखाऊं? अगर आप कह रहे हो हाँ, तो आंसर है ना।
आंसर इज नो। क्यों? ध्यान से मेरी बात सुनो, क्यों नहीं करेंगे इसको माइनस? देखो ये आपके क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी है। ये सब आप कहाँ शो कर रहे हो? लाइबिलिटी में। यस और नो? 90,000 रुपीज आपकी लाइबिलिटी है। आपने 90,000 रुपीज में से 60,000 टेम्पररी बेसिस के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दिए। तो जब आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है? आपकी लाइबिलिटी सिर्फ तभी कम होगी जब आप मैच के लिए, मैचेस कराने के लिए खर्चा करोगे। हाँ या ना? ये 90,000 रुपये आपको मैच कराने के लिए दिए गए हैं या नहीं दिए गए? ये 90,000 आपको क्यों खर्च करने हैं? मैच कराने के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है? नहीं हो रही ना। यहाँ पे 20,000 जो आपने खर्च किए थे, वहां आपकी लाइबिलिटी कम हो रही थी क्योंकि आपने मैच के लिए खर्च किए थे। यहाँ आपने मैच के लिए खर्च किए हैं क्या? नहीं किए ना। क्या आप उसको माइनस करोगे? उसको माइनस नहीं करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुन लो। अगर आप अपने फंड में से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो तो वो इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपकी मैच फंड से माइनस, किसी भी फंड से माइनस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने शॉर्ट टर्म के लिए उसको इन्वेस्ट कर दिया। जैसे ही आपको पैसों की पड़ेगी जरूरत, उसको बेच दोगे। यस और नो? लेकिन क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो करी है, आपके पास 60,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट तो है ना, बिल्कुल है, तो वो आपको एसेट साइड पे शो तो करनी पड़ेगी। और एसेट साइड पे क्या लिखोगे? मैच फंड इन्वेस्टमेंट। क्या लिखोगे? मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितनी? 60,000 रुपीज। अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर 60,000 आपने यहां लिख दिए, कहीं से माइनस भी तो करो, डबल इफेक्ट तो आ ही नहीं रहा। बच्चों मेरी बात सुनो, इस 60,000 रुपीज की जब आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपका कैश कम हुआ होगा ना। आपका जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपका बेसिकली यहाँ पे कैश अकाउंट होता है। क्या होता है? कैश अकाउंट। तो आपने कैश अकाउंट को कम कर दिया होगा। मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने 60,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर दी। आपने अपने कैश को कम किया, मतलब एक एसेट को कम किया, और एसेट साइड पे 60,000 शो कर दिए। लाइबिलिटी को कम नहीं करना है, आपकी लाइबिलिटी कम नहीं हुई है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात बताओ, आपने ये इन्वेस्टमेंट करी क्यों थी? क्यों करी थी आपने? ताकि आपको इनकम अर्न हो, आपको एक्स्ट्रा इनकम अर्न हो। मान लेते हैं कि आपको जो इनकम अर्न हुई है इस 60,000 रुपीज पे, वो हो गई है 10,000 रुपीज। कितनी हो गई? 10,000 रुपीज। आपको क्या बोला गया कि भाई 10,000 रुपीज की इनकम आपको अर्न हो गई है। अब इस 10,000 रुपीज का क्या करेंगे? अब आप क्या बोलोगे? सर इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो। क्या बोलोगे आप कि भाई इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दो। चलो समझते हैं। देखो ये पैसे किस चीज के हैं? ये पैसे हैं मैच फंड वाले। कौन से हैं? मैच फंड वाले। अगर इस मैच फंड से जो इनकम जनरेट हो रही है, वो इनकम अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दोगे, तो सोचो, लॉजिकली सोचो, क्या एनपीओ कभी भी मैच करवाना चाहेगी? क्या नहीं करवाना चाहेगी? क्यों? क्योंकि उसको तो इनकम जनरेट हो रही है। ध्यान से समझो मेरी बात। अगर आप इस 10,000 रुपीज को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दोगे, मतलब एनपीओ की इनकम बना दोगे, तो एनपीओ क्या सोचेगी? यार कितनी मस्त बात है, एनपीओ के पैसे थे भी नहीं, ये 90,000 तो एनपीओ के है भी नहीं, किसी ने दिए हैं काम करवाने के लिए, एनपीओ के पैसे भी नहीं है, एनपीओ ने उस पैसों से इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया और पैसा एनपीओ का हो गया। नहीं ना, सही नहीं है ना ये। तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है स्पेसिफिक फंड से, मैच फंड से जो इन्वेस्टमेंट करी है, उससे जो भी इनकम जनरेट होगी, वो इनकम भी आपको क्या करनी है? अपने मैच फंड में ऐड कर देनी है। इनकम अर्न्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भाई पैसा आपने कमाया, वो पैसा था तो किसका? मैच फंड का ही। ये सुनो, तो वो 10,000 जो आपने कमाया अपनी जेब में मत डालो भाई, ऐसे तो आप कभी काम ही नहीं करोगे। किसी और के पैसे यूज करके आप क्या कर रहे हो? किसी और के पैसे यूज करके इनकम जनरेट कर रहे हो। नहीं, गलत बात है, राइट। तो ये जो 10,000 रुपीज आपने इनकम अर्न करी है, क्या करी है? इनकम अर्न करी है, ये भी आप मैच फंड के लिए यूज करोगे। क्या करोगे? मैच फंड के लिए ही यूज करोगे, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालोगे। क्या दूसरा बात क्लियर हो गया? दूसरी बात क्लियर हो गई, राइट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद मान लो, इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद आपने कुछ एक्सपेंसेस इंकर कर दिए मैच करवाने के लिए, आपने कुछ और एक्सपेंसेस इंकर कर दिए, या मैं लिख देता हूं दोबारा से, मैच एक्सपेंसेस।
क्या करा आपने, मैच एक्सपेंसेस कर दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपके फंड में कितने पैसे हैं, आपकी लाइबिलिटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, अब आपकी लाइबिलिटी है एक्चुअली में 1 लाख रुपीज। आपके पास 1 लाख रुपीज हैं जो आपको यूज करने हैं मैच करवाने के लिए, ये सुनो। अब आपने मैच करवाया, बहुत बढ़िया मैच करवाया, लेकिन मान लो मैच करवाते टाइम जो खर्चा हो गया वो हो गया 1,20,000। कितना हो गया, 1,20,000। ओ माय गॉड, क्या होगा अब, राइट? आपके पास जो लाइबिलिटी थी, आपके पास जो फंड में पैसे थे, जो अमाउंट था वो कितना था, 1 लाख रुपीज। मतलब आपकी लाइबिलिटी कितनी थी, 1 लाख रुपीज की। आपको खर्च कितने करने थे, 1 लाख रुपीज। खर्च कितने कर दिए, 120। हो जाता है भाई, जरूरी थोड़ी है कि उतने ही पैसे खर्च होंगे मैच करवाने के लिए, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट? कम होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये आप कहां शो कर रहे हो, लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है? लाइबिलिटी साइड पे क्या आप 20,000 नेगेटिव दिखा सकते हो? 1 लाख रुपीज ऊपर आ गए, 120 आपने खर्च कर दिए। आपने जैसे ही 120 खर्च करे, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, लेकिन आपकी लाइबिलिटी कितने से कम हो गई, 1,20,000 से। अरे लाइबिलिटी थी कितनी, 1 लाख रुपीज की। 1 लाख रुपीज आपके फंड में थे, आपने 120 खर्च कर दिए, 20,000 नेगेटिव। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मैं बैलेंस शीट में 20,000 नेगेटिव कैसे दिखा सकता हूं? बिल्कुल सही बात है, नहीं दिखा सकते, हम इसको नहीं दिखा सकते। अगर आपके फंड की लाइबिलिटी, स्पेसिफिक फंड का जो बैलेंस था वो कितना था, 1 लाख रुपीज, आपने जो खर्चा कर दिया 120, इसका मतलब आपने 20,000 रुपीज का खर्चा तो अपनी जेब से करा है। एनपीओ ने अपनी जेब से खर्चा करा है, क्योंकि फंड में तो 1 लाख रुपीज थे ना। फंड में कितना था, 1 लाख रुपीज, खर्चा कितना कर दिया, 1,20,000। यस और नो? तो भाई पहली बात तो आप जो माइनस यहां पे करोगे वो 1 लाख ही करोगे। कितना करोगे, जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो भाई आपकी लाइबिलिटी हो गई नील, लेकिन खर्चा तो 120 हुआ है। तो बेटा जो 20,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, जो 20,000 आपने ज्यादा खर्च कर दिया, वो तो एनपीओ की जेब से गया है। यस और नो? तो वो जो 20,000 है वो कहां डालोगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या लिख दोगे, टू मैच एक्सपेंसेस। ये एनपीओ का खर्चा हो गया। किसका खर्चा हो गया, एनपीओ का। तो अब एनपीओ का खर्चा हो गया तो कहां डालना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या मेरी बात समझ में आई है? मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, कुछ बचे हुए हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से क्या करते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने करे हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ा सा हम फटाफट से रिकॉल कर ले। तो फटाफट से एक एग्जाम्पल देखो। ओके, देखो एग्जाम्पल आपके सामने, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है। सबसे पहले आपको दे रखा है मैच फंड 80,000 रुपीज का। तो आपको दे रखा है कि आपके मैच फंड में ऑलरेडी कितना बैलेंस है, 80,000 रुपीज, ठीक है, 31 मार्च 2021 को। उसके बाद आपको दे रखा है मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स, आपने 72,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अच्छा ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उससे जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। और उसके बाद है मैच एक्सपेंसेस 5,500। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से बनाएंगे एक बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, बिल्कुल जैसे आपको एग्जाम में शो करना है मैं आपको वैसे शो करने वाला हूं। तो देखो फ्रेंड्स, देखो बैलेंस शीट में मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे मैं लिखूंगा पहली बात तो मैच फंड। क्या लिखूंगा, मैच फंड। अच्छा ठीक है, मैच फंड आपको दिया कितने का हुआ, अभी आपको दिया हुआ है 80,000 रुपीज का। 80,000 रुपीज का आपको दिया हुआ है। मुझे बताओ, आपने मैच फंड में से इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है 72,000 की। क्या 72,000 आप इसमें से माइनस करने वाले हो, नहीं करने वाले। एसेट साइड पे लिखोगे मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स। क्या लिखोगे, मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितने की, 72,000 रुपीज की। ये समझ में आ गया था। उसके बाद इस 72,000 पे आपने कुछ इंटरेस्ट अर्न किया है 2880। तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 2880। इसको भी आप क्या करोगे, मैच फंड के लिए यूज करोगे। उसके बाद आपको दे रखा है मैच एक्सपेंसेस 5,500। तो मैच एक्सपेंसेस जो आपको दे रखे हैं वो आप माइनस कर दोगे। तो माइनस किया आपने, मैच एक्सपेंसेस कितना आ गया 5,500 और कुछ नहीं दे रखा। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। जो भी आपका बैलेंस आएगा 80,000 प्लस 2880 माइनस 5,500 कितना आ गया 77380।
ये है आपका मैच फंड का अभी बैलेंस, इतना बैलेंस है जो अभी आपकी लाइबिलिटी है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, थोड़ा और अच्छा एग्जांपल देखते हैं। देखो ओके, सो एग्जांपल जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके होंगे क्लियर। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पे टूर्नामेंट फंड, आपको एक टूर्नामेंट कराना है, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का आपको बैलेंस दे रखा है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, इंटरेस्ट रिसीव, बहुत कुछ है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से बनाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि आपको ये सब कहाँ शो करना होता है, ये सब आपको शो करना होता है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जल्दी से बना लो, राइट। सो बैलेंस शीट ये रही आपकी, ठीक है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, राइट। अब देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है आपका टूर्नामेंट फंड, कि भाई टूर्नामेंट फंड आपका कितना था, ठीक है। ये आ गया आपका टूर्नामेंट फंड 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ का आपका टूर्नामेंट फंड था। उसके बाद आपको बोल रखा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 40,000, अगेन आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो वो आप लिख दोगे एसेट साइड पे, उसमें से माइनस नहीं करोगे। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स कितना आ गया, ये 40,000 रुपीज़, कितना हो गया 40,000 रुपीज़, डन, कोई दिक्कत नहीं है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 3500, आपको 3500 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 3500 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऐड करना होता है, राइट। तो यहाँ हम कर देंगे सिंपली ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो आपको रिसीव हुआ है कितना 3500, ये जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ये भी आपको टूर्नामेंट के लिए ही यूज़ करना है, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 125, तो माइनस करें हमने टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 1,25,000, डन, ठीक है, कर दिए। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1500। पहली बात तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 40,000 रुपीज़ की, कितने की 40,000 रुपीज़ की, जिसमें आपको कुछ इनकम अर्न हुई है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ 3500, कितना रिसीव हुआ 3500, 1500 अभी भी एक्रू है, मतलब 1500 अभी आपको मिला नहीं है। क्या हुआ, 1500 का जो आपका एक्रूड इंटरेस्ट है वो अभी आपको मिला नहीं है। क्या करें उसको, जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ कहाँ दिखाएं उसको, बताओ ज़रा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या आपको यहाँ पे 3500 प्लस करने चाहिए या 3500 प्लस 1500 प्लस करने चाहिए, मतलब कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पे टोटल इनकम इस साल की कितनी है वो ऐड करूं, या आपको रिसीव कितना हुआ वो ऐड करूं। बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कैश बेसिस पे ऐड करूं या एक्रूअल बेसिस पे ऐड करूं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, एक्रूअल बेसिस पे। देखो सिंपल सी बात है, आपको जो पूरे साल में इनकम अर्न हुई है वो है 5,000, 3500 प्लस 1500, अभी उसमें से 1500 मिले नहीं है, नहीं मिले ना भाई, मिल जाएंगे ना, मिल तो जाएंगे, लेकिन आपकी जो इनकम अर्न हुई है वो कितनी है 5,000। हम अकाउंटिंग किस पे करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे। तो इनकम जो आपको पूरे साल में अर्न हुई है वो है 5,000, तो आपकी लाइबिलिटी 5,000 से हो गई है भाई। वो 5,000 आपको टूर्नामेंट के लिए ही यूज करने हैं, 3500 नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई। तो आप जो इनकम यहाँ पे, जो इंटरेस्ट आप यहाँ पे ऐड करते हो वो हमेशा किस पे करोगे, एक्रूअल बेसिस पे। ध्यान रखनी है आपको ये बात। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्रूड कितना आ गया, इंटरेस्ट एक्रूड 1500। क्या मेरी बात समझ में आ गई, राइट। तो एक्रूअल बेसिस पे इंटरेस्ट ऐड करना, रिसीव्ड बेसिस पे नहीं करना है, क्लियर है, राइट। सो आपने 1500 यहाँ पे ऐड किया, और क्योंकि इंटरेस्ट एक्रूड आपका एसेट भी होता है, दो ट्रीटमेंट तो आना ही है ना भाई। तो इंटरेस्ट जैसे आपका इंटरेस्ट रिसीव है 3500, तो ये आपके कैश में ऐड हो गया होगा, प्लस आपने यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी में ऐड कर दिया। उसके बाद 1500 जो एक्रूड हुआ है वो आपने यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे भी लिख दोगे इंटरेस्ट एक्रूड है, तो एसेट ही भाई मिलना बाकी है ना। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना 1500 रुपीज़। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो आपको इनकम ऐड करनी है वो टोटल इनकम आएगी, और अगर कोई एक्रूड है तो वो आप एसेट साइड पे दिखा दोगे, क्लियर, डन, ठीक है। इसके बाद और कुछ है क्या, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। जनरल फंड मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मल आपका जो कैपिटल फंड होता है। क्या होता है कैपिटल फंड, सिंपल सी बात है कि आपके पास कुछ जनरल फंड पड़ा हुआ था, मतलब आप एनपीओ के पास कुछ पैसे थे, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, क्या उसका टूर्नामेंट फंड में कोई भी ट्रीटमेंट होगा, नहीं होगा भाई। सिंपल सी बात है, आपका खुद का कैपिटल फंड है, खुद के पैसे हैं, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, तो टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है,
राइट। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पे लिख दोगे, एसेट तो है ही, तो वो आप अलग से लिखोगे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स। क्या लिखा आपने? जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स। कितना है आपका? ये है 20,000 रुपीज़, ठीक है। इसका टूर्नामेंट फंड से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स। तो जो आपने जनरल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करी है उस पर आपको 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। क्या जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको मुझे टूर्नामेंट फंड में ऐड करना है? बिल्कुल नहीं करना, जनरल फंड वाला है, राइट। तो ये जो 2,000 है ये एनपीओ की इनकम है। क्या है? इनकम है। जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये कहाँ जाएगा? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सब ट्रीटमेंट हो गए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब आप बैलेंस शीट का करोगे नेट अमाउंट, क्या करोगे? नेट अमाउंट कितना आएगा? ये 1 लाख प्लस 3,500 प्लस आपका 1,500 माइनस 125, अगेन नेगेटिव में आ रहा है 20,000। क्या आ रहा है? नेगेटिव में 20,000। आपको पता है कि यहाँ पे आप नील लिख सकते हो लेकिन नेगेटिव नहीं लिख सकते। अब देखो, इसका मतलब आपके पास टूर्नामेंट फंड में पैसे कितने थे? 1,05,000, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का आपके पास बैलेंस था, 5,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया। 1,05,000 की लाइबिलिटी आपकी थी, लेकिन आपने खर्चा कितना कर दिया? 125,000। कितना कर दिया? 1,25,000। मुझे एक बात बताओ, जो आपने 20,000 एक्स्ट्रा खर्च किया है वो तो एनपीओ ने अपनी जेब से करा होगा, तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ मैक्सिमम कितना आ सकता है? 1,05,000। तो बाकी का जो 20,000 है वो आप कहाँ शो करोगे? वो आप शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहाँ शो करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे आप लिख दोगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज़। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, राइट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एक ही केस बचा है और वो अब हम करने वाले हैं। तो ध्यान से फटाफट से एग्जाम्पल देखो जो हमें कवर करना है, उसके बाद हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। देखो, ओके, सो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार के सैम्पल पेपर में ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछा गया। तो देखो, बिल्डिंग फंड हैज़ एन ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2019 का 10 लाख रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है। उसके बाद आपको डोनेशन इस साल रिसीव हुई है 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। आपने अमाउंट स्पेंड करी, तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको दे रखी है जो आपको कहाँ शो करनी है? बैलेंस शीट में। बिल्डिंग फंड मतलब जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है बिल्डिंग के लिए, आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो स्पेसिफिक डोनेशन तो है ही, तो बिल्डिंग फंड आएगा। तो फटाफट से क्या करेंगे? फटाफट से पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। जल्दी से बना लो, मैं भी बना लेता हूँ, और उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं, राइट। सो ये हमारा बन चुका है। हम फटाफट से यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग फंड। क्या लिखेंगे? बिल्डिंग फंड। ओके, कितना दे रखा है बिल्डिंग फंड का? आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो ये रहा हमारा ओपनिंग बैलेंस। कितना है? 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोला गया कि आपको डोनेशन रिसीव हुई है 2 लाख रुपीज़ की, आपको और डोनेशन रिसीव हुई है तो प्लस कर देंगे डोनेशन। इसी पर्पज़ के लिए आपको रिसीव हुई है तो 2 लाख रुपीज़ आपने लिख दिया, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ आपने डोनेशन इसमें ऐड कर दी, राइट। उसके बाद अमाउंट स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। अब ध्यान से मेरी बात सुनोगे, ठीक है। ये पॉइंट है जो हमें समझना है, यही तो पॉइंट है जिसके लिए हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। आपको क्या बोला गया कि आपने अब 8 लाख रुपीज़ बिल्डिंग बनाने के लिए खर्च कर दिए। 8 लाख रुपीज़ का आपने खर्चा कर दिया। एक ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है, क्या होगा? इसमें से माइनस हो जाएगा, यस और नो, राइट। तो इसमें से माइनस कर देंगे अमाउंट स्पेंट, जो आपने अमाउंट स्पेंड कर दिया है। कितना कर दिया आपने? 8 लाख रुपीज़। चलो जी, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से। अब आपको 2 मिनट के लिए मुझे सुनना है, ठीक है। देखो, आपको क्या हुआ? आपने क्या किया? आपने बिल्डिंग के लिए 8 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्या कर दिए? 8 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो इसका मतलब क्या है? आपकी लायबिलिटी कम हो गई और 8 लाख रुपए आपने खर्च करे तो आपका वहां से कैश कम हो गया होगा। एसेट साइड पे कैश कम हुआ और यहां से लायबिलिटी कम हुई, दोनों मैच हो गया। अब एक बात बताओ, जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो एक आपका एसेट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो, उसका एक फ्लोर बन गया। क्या हो गया? एक फ्लोर आपका बन चुका है। तो भाई जो एक फ्लोर है वो भी तो एनपीओ का एसेट ही होता है, यस और नो। ऐसा थोड़ी कि जब तक पूरी बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक मैं उसकी अकाउंटिंग नहीं करूंगा। जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाती है वैसे वैसे आपका एसेट इंक्रीज हो जाता है, राइट। लेकिन जैसे ही आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराना शुरू किया, जैसे ही आपने उस पर पैसे खर्च करे, आपका एक एसेट क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। दिस इज बिल्डिंग WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस 8 लाख रुपीज। क्योंकि आपने क्या किया? आपने बेसिकली एक बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर दिया।
आपने थोड़ी बहुत बिल्डिंग तो खड़ी कर दी है ना भाई, तो जो आपकी बिल्डिंग 31 मार्च तक बन चुकी है वो आपका एसेट है या नहीं है? 100% है। इसलिए मैंने क्या लिखा? बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जब पूरी बिल्डिंग बन जाएगी तो वर्क इन प्रोग्रेस को हटा दूंगा, राइट। अभी क्या है? बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखो हुआ क्या, जब आपने इस 8 लाख रुपीज को खर्च किया, कैश कम होता है और यहां से लायबिलिटी कम होती है, लेकिन आपने 8 लाख रुपीज दोबारा से एसेट में क्रिएट कर दिया, मैच तो होगा नहीं, राइट। तो 8 लाख रुपीज का दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका कैपिटल फंड क्या होता है कि भाई जितने भी आपके पास एसेट्स है माइनस लाइबिलिटीज। तो जब एनपीओ ने ये 8 लाख रुपीज की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, 8 लाख रुपीज का एसेट कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो भाई उसका कैपिटल फंड भी तो बढ़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। क्या हुआ है, जब आपने 8 लाख रुपीज का अपना एसेट रिकॉर्ड किया, देखो यहां आपने अपनी लाइब्रेरी कम करी, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले भी करी थी। जो एग्जांपल हमने पहले किया था टूर्नामेंट वाला, जब आपने टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस किए थे कम किया था, लेकिन टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस से कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ था, वो तो सिंपल बस आपका खर्चा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक एसेट क्रिएट हो रहा है। एसेट क्रिएट होगा तो कैपिटल भी तो क्रिएट होगा। ये सुनो, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पहला इफेक्ट क्या हुआ? कैश में से कम, लायबिलिटी में से कम। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? अगर आप अपना एसेट इंक्रीज कर रहे हो तो भाई फिर आपका कैपिटल फंड भी तो इंक्रीज होगा। ये सुनो, तो अगर कोई भी ऐसा फंड है जिससे कोई एसेट क्रिएट होता है, तो ये 8 लाख रुपीस में क्या करता हूं, 8 लाख रुपीस कैपिटल फंड में भी ऐड कर देता हूं। कैपिटल फंड में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। और क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। दिस इज बिल्डिंग फंड। कितना? 8 लाख रुपीस। कितना कर दिया मैंने? 8 लाख रुपीस। तो जैसे जैसे आपका एसेट क्रिएट होता जाएगा, जैसे जैसे आप अपने इस एसेट की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे इस कैपिटल फंड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। क्या मेरी बात ये समझ में आई है? और ये सिर्फ तब होगा जब आपका कोई फिक्स एसेट क्रिएट हो रहा है। यस और नो? क्लियर है? मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। इसके बाद क्या है देखो, इसके बाद है आपका रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट 4 लाख रुपीस। आपने 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे हैं, सिंपली यहां मैं लिख दूंगा बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीस। कितना आ गया ये? 4 लाख रुपीस। डन डन डन, ठीक है। इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी इन्वेस्टमेंट 20,000। अच्छा जी, ठीक है, 20,000 रुपीज आपको अर्न हुआ है तो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम 20,000। 20,000 आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब आपको क्या दे रखा है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स। क्या दिया? सिर्फ इन्वेस्टमेंट। क्या ये बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फंड वाली है? नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है? जनरल फंड 5 लाख रुपीज। सिंपली आप यहां पे लिख दोगे इन्वेस्टमेंट्स। कितनी? 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपीस बिल्डिंग फंड वाली नहीं है, राइट। उसके बाद आपका है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये इनकम कहां जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग फंड की इन्वेस्टमेंट या बिल्डिंग फंड की इनकम का ट्रीटमेंट आपको करना होता है। बाकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट क्या है कि सिंपल एसेट और सिंपल इनकम। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बिल्डिंग फंड भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो 10 लाख रुपीस प्लस 2 लाख माइनस 8 लाख प्लस 20,000, 4 लाख 20,000। अभी भी आपके पास 4 लाख 20,000 की लाइब्रेरी है और कैपिटल फंड का बैलेंस कितना आ रहा है? 8 लाख रुपीस। अभी कितना? 8 लाख, क्योंकि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अभी ये मत सोचना कि एसेट और लाइब्रेरी मैच क्यों नहीं हो रही। दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन कहाँ है? कैश का बैलेंस, बहुत सारी चीजें आपको गिवन ही नहीं है। दिस इज सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, राइट। क्या मेरी बात समझ में आई? मेन पॉइंट हमें यहाँ पे क्या समझना था कि जो आप कैपिटल फंड में अमाउंट ट्रांसफर करते हो, क्यों किया? समझ में आ गया कि भाई अगर आपने बिल्डिंग आपने थोड़ी बहुत खड़ी कर दी है तो वो आपका एसेट है, और क्योंकि आप अपना एसेट बढ़ा रहे हो तो आपको कैपिटल फंड तो मानना ही है ना, क्योंकि अब ये बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो गई है वो एनपीओ की प्रॉपर्टी है। अब वो एनपीओ की है, अब तो बन चुकी है तो एनपीओ की है। एनपीओ की है तो भाई वो कैपिटल फंड में तो जाएगी ना, जनरल फंड में तो जाएगी। अगर मान लो आप एसेट बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल भी तो बढ़ता ही है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट बढ़ाया तो कैपिटल फंड भी तो बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमारा एंड हो चुका है। इसके एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे हैं, लेकिन जितने भी केसेस फंड बेस्ड अकाउंटिंग के थे मैंने आपको सारे कवर करा दिए एक ही वीडियो में, वन शॉट, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, राइट। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।